Hi guys, so welcome to lecture number 7. The agenda for today would be to cover the topic measures of location. So मतलब अगर हमको न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है तो सेंट्रली डेटा कहाँ लोकेटेड है या कुछ ऐसे नंबर्स हैं क्या जो हमें डेटा के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं इन अ कॉम्पैक्ट मैनर, इन अ मैनर ऑफ दो तीन नंबर्स जो एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमें डेटा के बारे में रिवील कर सकते हैं. दोज काइंड ऑफ मेजर्स वी वांट टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली जो भी मेजर्स ऑफ लोकेशन है वो आपको क्या बताता है? दीज आर गोइंग टू टेल यू कि सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट क्या होने वाली है. वैल्यू ऑफ द डेटा मतलब वेयर इज द सेंटर लाइन. ये जो जितना भी डेटा है आपको, जो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो सकता है, लेस स्प्रेड हो सकता है, जो भी अलग अलग उसके स्प्रेड्स हो सकते हैं. तो टिपिकली डेटा में क्या वैल्यू है जो एक हमको गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिवील करे. ठीक है, वो सब जो मेजर्स हम लोग पढ़ते हैं, दोज आर ऑल मेजर्स ऑफ लोकेशन. दे टेल यू वेयर द डेटा इज सेंट्रली लोकेटेड एंड व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा, राइट. तो इसमें हम लोग मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं. सो वील स्टार्ट ऑफ विद मीन विच इज द बेसिक वन एंड वील प्रोसीड फ्रॉम देयर. ठीक है, तो मीन क्या होता है? What's the meaning of mean? I think this is the one measure which you typically have seen multiple times. मीन या फिर हम लोग इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दिस इज नथिंग बट इट ट्राइज टू टेल अस वेयर द सेंटर ऑफ द डेटा इज लाइंग. ठीक है, अब इसके लिए दो चीजें हो सकती हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलेशन मीन, एक होता है सैंपल मीन. इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. अगर आपके पास पूरी पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल है, जब आपका जो डेटा है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए अगर अवेलेबल है, तब जो आप मीन निकालते हो उसको हम लोग पॉपुलेशन मीन बोलते हैं. पॉपुलेशन मीन. एंड टिपिकली आप देखोगे कि इसको ना हम एक सिंबल होता है म्यू, उससे रिप्रेजेंट करते हैं. पॉपुलेशन मीन को टिपिकली एक सिंबल है म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, और म्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आपके पास टोटल एन ऑब्जर्वेशंस हैं इन द डेटा पॉपुलेशन, अगर आपकी पूरी पॉपुलेशन में कैपिटल एन ऑब्जर्वेशन है, मतलब मेरी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें कैपिटल एन ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द पॉपुलेशन, तो ये जो मीन है ये कैसे कैलकुलेट होगा? आप समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. इस चीज का क्या मतलब है? समेशन का मतलब होता है आप ये वैल्यूज को ऐड करोगे. ये आपने अलग अलग वैल्यूज ऐड करनी है, एक्स आई की अलग अलग वैल्यूज आप ऐड करोगे, जहां पे आई जो है 1 से लेके n तक वेरी करेगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू एक्स कैपिटल एन. ये जो एक्सप्रेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, so that's how we write this: sum of all the values that are there in the population divide by the total number of observations in the population. ठीक है, तो इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पॉपुलेशन मीन हो जाएगा. अब हो सकता है आपके पास जो पूरा डेटा अवेलेबल हो वो पॉपुलेशन का डेटा ना हो, आपके पास एक सैंपल है पॉपुलेशन से जिसका डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो उसको फिर हम लोग सैंपल मीन बोलते हैं. ठीक है, तो सैंपल मीन क्या है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सपोज वी हैव अ सैंपल
एक पॉपुलेशन से सैंपल लिया होगा विथ n ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं और वो जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो x1 x2 अप टू xn है, ठीक है। इफ दैट इज द केस देन सैंपल मीन कैसे होता है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो जो फॉर्मूला हमने पॉपुलेशन मीन के लिए यूज किया है वही सैंपल मीन के लिए होगा, बट उसका रिप्रेजेंटेशन बस ऐसा है, हम लोग स्मॉल x बार से रिप्रेजेंट करेंगे सैंपल मीन को, एंड यू जस्ट हैव टू डू समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल n, दिस इज xi डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ये आपका सैंपल मीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। समीशन का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे आई वैल्यू मतलब आप कहाँ से लेके कहाँ तक ऐड कर रहे हो वो सब इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सैंपल मीन, दिस इज पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करना है, इट्स प्रिटी सिंपल। कुछ भी वैल्यू दे दी गई हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा दिया हुआ है, मान लो 46, 52, 52 नहीं 54, 42, 46 एंड 32। सपोज ये सारी वैल्यूज, ये पांच, यू हैव अ सैंपल ऑफ साइज 5, सैंपल ऑफ साइज 5 अगर है, आपने एक सैंपल पिक किया एंड दिस इज अ दिस 5 ऑब्जर्वेशन है, तो सैंपल मीन कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा, we'll do 46 plus 54 plus 42 plus 46 plus 32 divided by 5। ये जो भी नंबर आएगा दैट इज माय सैंपल मीन, ठीक है। सो ओके, 46 एंड 54 इज 90 एंड 100, एंड 40 और 40 कितना होता है, 80, दिस इज 88, एंड देन 90 एंड 120, सो दिस इज 220 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 44। सो यहाँ पे सैंपल मीन की वैल्यू होगी 44, ठीक है। अब मीन जो है, अगर चलो ठीक है, दिस इज अबाउट फॉर्मूला, दैट्स फाइन, फॉर्मूला है हम अप्लाई कर सकते हैं, बट मीन का मतलब क्या होगा, इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस नंबर। सो देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा पॉइंट था, ये अलग अलग डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो ये एक लाइन है, लेट्स से वी ड्रॉ दिस लाइन, एंड लेट्स से दिस इज in my imagination, let's say this is 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, करेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे आप ये देखो, ये डेटा है 42, लेट तो एक ये डेटा पॉइंट हो गया 42, ठीक है। एक दूसरा डेटा पॉइंट है, ओ वी हैव 32 ऑल्सो, ऑल राइट। So 32 will be somewhere, let's say here. Let's say this is 32. Let's say this is 42. Then we have 46 also. 46 जो है वो दो बार है, 46 46 इस तरीके से है, 46 46 46 42 32, एंड देन वी हैव 54 ऑल्सो। तो मेरा डेटा इस तरीके से स्प्रेड है, राइट। ये जो डेटा है इसका जो एवरेज नंबर निकल के आया है वो आया 44, दिस वाज 46 43 44, ओके लेट्स से समवेयर हियर वो एवरेज निकल के आया 44, ये मेरा एवरेज निकल के आया 44। तो ये जो एवरेज है, ये एवरेज का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि जस्ट इमेजिन कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये मान लो बॉल्स हैं जिनका इक्वल वेट है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 डेटा पॉइंट्स हैं, दीज आर 5 डिफरेंट बॉल्स जिनका सेम वेट है, दीज आर 5 डिफरेंट बॉल्स जिनका वेट सेम है, और उनको ना इस लोकेशन पे हमने रखा हुआ है। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पे हम इस तरीके का एक बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं यहां पे अज्यूम करो कि एक बॉल है जो इक्वल वेट की है,
तो जो मीन होता है वो ऐसा पॉइंट है जहां एवरीथिंग विल बैलेंस आउट वेरी नाइसली। अगर इसके लेफ्ट साइड में आप ये रखोगे तो एक तरफ ज्यादा टिल्ट रहेगा, इसके राइट साइड में कहीं जाओगे तो दूसरी तरफ टिल्ट रहेगा। तो जो मीन होता है वो एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां पे अगर ईच डेटा पॉइंट को इक्वल वेट इक्वल मास असाइन किया जाए तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। सो दैट इज इन अ वे, मतलब फिजिकली आप किस तरीके से मीन का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, दैट्स समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। सो ऐसे ही सैम्पल मीन है, पॉपुलेशन मीन है, इसका फिजिकली क्या मीनिंग रहता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। आगे जाके आप जब इन्फरेंस के बारे में बात करोगे, एस्टिमेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तब टिपिकली हमें कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट पॉपुलेशन मीन, बट हमारे पास पूरी पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो वो पूरी पॉपुलेशन का जो मीन है जो हमें पता करना है, हम चाहते हैं कि वो हमें पता हो, बट वो डेटा नहीं है हमारे पास। तो उस चीज को एस्टिमेट कैसे किया जाता है? यूजिंग सैम्पल मीन। So if somebody, let's say, want to know the average age of all the people who are in India, but it's very hard to gather data on the age of all the people in India. So there will be a sample that will be taken. The average age from that will be taken. And of course, आप मेक श्योर करोगे कि वो सैंपल थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत एक ही तरीके के लोग ना आ जाएं उसमें, ताकि एक रिप्रेजेंटेशन रहे. So you'll have a sample, you'll take that mean, and then you'll try to think that, okay, maybe this is the estimated value of the population mean, and that is essentially what we do. Exactly क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जो आपकी आई थिंक थर्ड या फोर्थ यूनिट है तब हम लोग उसमें बात करेंगे. बट करंटली यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट सैम्पल मीन इज यूज्ड एज अ पॉइंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन. ओके, सो ये बात हो गई. अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वेटेड मीन. वेटेड मीन, जब आप ये सारी वैल्यूज को ऐड कर रहे हो और एन से डिवाइड कर रहे हो, तो ये जब फॉर्मूला आप क्रिएट करते हो या फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे अंडरलाइंग अजम्पशन क्या होती है कि हर ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है ना वो सेम है. पहली ऑब्जर्वेशन की भी वैल्यू है, सेम है, दूसरी की भी सेम है, तीसरी की भी सेम है, चौथी की भी सेम है, पांचवी की भी सेम है. एवरी ऑब्जर्वेशन हैज अ सेम वेट. ओके, बट कई बार ऐसा जरूरी नहीं है. वी माइट हैव डिफरेंट वेट्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट वैल्यूज, राइट? तो कई बार हर ऑब्जर्वेशन को सेम वेटेज नहीं दी जाती. We were saying that sometimes it happens that हर ऑब्जर्वेशन का इक्वल वेटेज नहीं होता. कई हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनको ज्यादा वेट दिया जाना चाहिए, कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनको कम वेट दिया जाना चाहिए. उस केस में अगर हम लोग सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे तो दैट इज लाइक हर ऑब्जर्वेशन को आप सेम वैल्यू दे रहे हो, राइट? बट जब वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं तो हर ऑब्जर्वेशन को एक वेट असाइन किया जाता है और उसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन की जाती है. ठीक है. सो वेटेड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? ठीक है. सपोज एक्स आई जो है, इफ एक्स आई represents ith observation and wi is the weight of the ith observation, तो वेटेड मीन कैसे निकालते हैं? आप क्या करोगे? आइडियली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज w1 x1 plus w2 x2 plus, and let's say we have n observations. ठीक है. तो wn xn divided by, what are you dividing it by? You are dividing it by w1 plus w2 plus w3 प्लस इस तरीके से wn. अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा समेशन फॉर्म में लिखूं, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस: wi xi I going from 1 to n divided by summation wi I going from 1 to n. ये आपका
वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है। वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको मल्टीप्लाई करना है उसके पर्टिकुलर वेट से, वो पूरी चीज का सम आएगा, फिर आप उसको डिवाइड करोगे कि किससे, टोटल सम ऑफ वेट से, ऐसे निकलेगा वेटेड मीन। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपका जो स्कोर कार्ड है, जो आपका रिजल्ट आता है, दैट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ वेटेड मीन। कि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जिसमें से कोर पेपर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 1, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 2, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 3, ये 3 कोर पेपर्स होंगे। सपोज ये एक जीई पेपर है, ठीक है, फाइन। एंड देन लेट्स से एसईसी पेपर होगा, ठीक है, एंड देन लेट्स से एईसीसी होगा। आई एम जस्ट राइटिंग पीपी, PP1, PP2 एंड PP3। लेट्स से ये 3 कोर पेपर्स हैं, एक जी पेपर्स है, और बाकी आपके जो मिसलीनियस स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये तीनों पेपर्स इस तरीके से। सो यू हैव 7 सब्जेक्ट्स, करेक्ट। अब आपका हर सब्जेक्ट में क्या आता है, हर सब्जेक्ट में एक ग्रेड आता है, नेट ग्रेड। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी के 8 आए, किसी के 7 आए, इधर 6 आए, हो सकता है इधर फिर से 9 आ गए, हो सकता है इधर 5 आ गए, हो सकता है इधर 2, टू तो टू तो नहीं, फेल नहीं करेंगे उसको। लेट्स से इधर 6 बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज 8, ठीक है, ये नेट ग्रेड्स आ गए। ओके फाइन। तो अब एक तरीका तो हो सकता है कि देखो मेरे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, मेरे ये ग्रेड्स हैं, मैं सारों सब चीज का सम करूं और डिवाइड कर दूं किससे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, वो मेरा एवरेज स्कोर आ गया। दैट विल बी अ वे ऑफ डूइंग द मीन यूजिंग अर्थमेटिक मीन, जो सिंपल मीन होता है, ठीक है। लेकिन आपको बताया गया है कि आपके जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स हैं, उसकी जो वेटेज है उसको 4 क्रेडिट्स असाइंड है, अलॉन्ग विद जीई को भी 4 क्रेडिट्स असाइंड है, ठीक है। तो ये जो 4 पेपर्स हैं, इनका जो क्रेडिट है, इनको कितने क्रेडिट असाइंड है, दिस इज 4 क्रेडिट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 4 क्रेडिट, दिस इज 4 क्रेडिट, दिस इज 4 क्रेडिट, एंड लेट्स से दीज आर ऑल 2-2 क्रेडिट के पेपर्स, ठीक है। अब आपका जो स्कोर निकलता है वो एक्चुअली वेटेड एवरेज है, किस चीज का, आप अपने नेट ग्रेड, ये आपके नेट ग्रेड्स हैं, और इन ग्रेड्स की जो वेट है वो ये है कि 4 क्रेडिट वाला पेपर कैरीज मोर वेटेज इन योर फाइनल स्कोर देन द पेपर्स दैट हैव 2 क्रेडिट्स, ठीक है। तो अब आप इस, अगर किसी को ग्रेड निकालना है तो क्या करेंगे, आप नेट ग्रेड को और क्रेडिट को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या होगा, 32, ठीक है, फिर ये क्या होगा, 28, फिर ये क्या होगा, 24, फिर ये क्या होगा, 36, फिर ये क्या हो गया, 10, फिर ये क्या हो गया, 12, फिर ये क्या हो गया, 60। तो ये आपने एक्चुअली क्या किया है, अगर क्रेडिट्स को वेट मान लिया जाए और इसको एक्सआई मान लिया जाए, तो आपने कैलकुलेट करते टाइम क्या किया है, WI XI तो किया है। अब आप इन सब वैल्यूज को ऐड कर दो, यू जस्ट ऐड ऑल दीज नंबर्स एंड देन यू डिवाइड इट बाय द सम ऑफ ऑल दीज क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड देन 6, 22 क्रेडिट्स हो गए टोटल, 22 क्रेडिट्स। तो दिस इज नथिंग बट समेशन WI, और ये जो है ये क्या है, WI XI। तो आपका जो समेशन WI XI है, वो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, विच इज लेट्स से इन दिस केस क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 130 तो ये पूरे हो गए, एंड दिस इज 1, दिस इज 20 एंड दिस इज 8, तो 28 हो गया, तो ये 158 हो गया। तो ये 158 डिवाइडेड बाय 22, तो ये कितना हो गया, 158 डिवाइडेड बाय 22,
तो ये जो ग्रेड पॉइंट आया ये है 7.181818 इस तरीके से। तो ये जो एवरेज स्कोर आया वो ये है। तो जो आपके ग्रेड पॉइंट्स निकलते हैं जो आपकी मार्कशीट में दिए जाते हैं, दैट इज अ वेटेड एवरेज वेयर द वेट इज गिवन बाय द क्रेडिट्स दैट आर असाइंड टू इट। All right. So that is why, it said that, you should focus more on studying the core papers and Gs, but you should also not ignore the two credits of course. But इनकी weightage कम है, ठीक है, इनकी weightage ज़्यादा है. All right. So this is a very good application of the concept of weighted mean. All right. So this is how we do the weighted mean part. Okay. So that is another thing. Now, the next important part of the measures of location is median. अब median क्या होता है? Median कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। मीडियन, मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन इज टेलिंग यू अबाउट द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। मीडियन इज नथिंग बट द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा, middle value of the data set, and of course when you are saying middle value then we have an inherent assumption कि हमने डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में या फिर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, ठीक है। आफ्टर the observations are arranged in an ascending order, let's say ascending slash descending also works, ठीक है। ओके, सो डेटा की मिडिल वैल्यू, जब हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है तो जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, ठीक है। अब मीडियन जो है उसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक्चुअली तरीका एक ही है बट उसका जो अप्रोच है दैट विल बी डिफरेंट बेस्ड ऑन आपके पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, मेरे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, ठीक है। मतलब जो मेरा सैंपल साइज है एन, हो सकता है वो ऑड हो सकता है वो इवन हो, करेक्ट है। तो सपोज मान लो मेरे पास एक डेटा है विच इज 5 ऑब्जर्वेशन है उसमें। लेट्स से इट्स द सेम डेटा जो हम पहले ले रहे थे, 32 42 एंड देन वी हैड 46 एंड 54। तो देखो ये फर्स्ट रैंक, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। ये 5 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या है वो तो आपको बहुत क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये मिडिल वैल्यू है, ठीक है। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया? आपने दो ऑब्जर्वेशन यहां से हटाई, दो ऑब्जर्वेशन यहां से हटाई, सेंट्रल वैल्यू जो आ गई, मिडिल वैल्यू आ गई मेरी मीडियन। सो इन दिस केस मीडियन वैल्यू इज थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन is the median value. तो जब मेरे पास डेटा ऑड नंबर में होता है तो मैं इक्वल नंबर लेफ्ट साइड से इक्वल नंबर राइट साइड से एलिमिनेट करके एक सेंट्रल पॉइंट पे आ सकती हूँ। तो जब आपके पास एन ऑड होता है तो आप किस तरीके से निकालते हो? एन जो भी आपका ऑड ऑड नंबर है प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये जो भी ऑब्जर्वेशन निकल के आती है उस ऑब्जर्वेशन पे जो भी नंबर है वो आपकी मीडियन वैल्यू है, इज द मीडियन वैल्यू। ऑल राइट, सो n प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन इज योर मीडियन वैल्यू। तो यहाँ पे n की वैल्यू थी 5, 5 प्लस वन इज 6, 6 डिवाइडेड बाई टू इज 3। सो थर्ड, यहाँ पे th नहीं लगेगा, थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज योर मीडियन वैल्यू, राइट। क्योंकि जब आप ऑड नंबर्स के साथ डील करते हो
तो एक नंबर अगर हटा दो विच इज द मीडियन वैल्यू, तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो अगर आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से चीजें एलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे, तो यू नो यू विल नॉट बी काइंड ऑफ लेफ्ट विद एनीथिंग। सपोज 6 ऑब्जर्वेशन हैं, सपोज 6 ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से 2, 2, 5, 8, 9 एंड लेट्स से 10। ये मेरा डेटा है जिसमें ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अब मैं चाहूं कि मिडिल वैल्यू क्या है, तो मिडिल वैल्यू तो 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 यहाँ पे हैं 3 यहाँ पे हैं, एज सच तो ये आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा है, तो मिडिल तो मेरे को एज सच कुछ समझ नहीं आ रहा है। देर इज नो वैल्यू दैट आई कैन पिक अप। तो वेन एवर वी आर इन सच अ केस, हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ये 2 ऑब्जर्वेशंस रह गए जो सेंटर में है, उन दोनों का एवरेज जो होता है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। सो व्हाट यू डू इज, जो भी आपकी थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है उसका जो एवरेज आएगा, दैट इज माई मीडियन वैल्यू। सो इन दिस केस द मीडियन इज थर्ड वैल्यू प्लस द फोर्थ वैल्यू divided by 2. That is my median value. Third value is 5, 8, fourth value is 8, and then we divide it by 2. So we get 8 plus 5 is 13, 13 by 2, which is 6.5. So that's my median. ठीक है। जनरल तरीका आपका क्या होगा, आप क्या करोगे, n by 2th ऑब्जर्वेशन and n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का मीन ले लोगे। मीन ऑफ n by 2th ऑब्जर्वेशन एंड n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का जो आपका मीन आएगा, दैट इज मीडियन। एंड इसको याद करने का सिंपल तरीका है, देखो जब ऑड नंबर है तो डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर नहीं आएगा, तो ऑड नंबर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तब वो एक कंप्लीट डिवीजन बनेगा। और यहाँ पे इवन नंबर है तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो you'll get a full integer, and that is why you are taking it like this, right? So that's how you can remember mean of n by 2th observation, n by 2th 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन, उसका जो मीन है दैट इज द मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे n था 6, 6/2 is 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड प्लस 1 विच इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन, उन दोनों पे जो वैल्यूज हैं उन दोनों का जो एवरेज है दैट इज माय मीडियन हियर। तो ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ऐसी कौन से सिनेरियोज हैं जहां पे आप मीडियन को प्रेफर करोगे ओवर मीन। देखो मीन जो है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर मेरे डेटा में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज है, बहुत छोटी वैल्यू है या बहुत बड़ी वैल्यू, एक्सट्रीम आउटलायर्स जिसको बोलते हैं, तो मेरा मीन जो है वो डिपेंड करता है कि मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे बिहेव कर रही हैं। बहुत ज्यादा स्क्यूड अगर डेटा है तो मीन अफेक्ट होता है उससे, लेकिन जो मीडियन है वो इस तरीके की चीजों से इफेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सोचो ना, ये वैल्यू चाहे 32 होती चाहे ये होती -2, मेरा जो मीडियन होता ना वो तो यही वैल्यू होती। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इनका मीन निकालूं और ये वैल्यू 32 की जगह -2 हो जाए, तो माई मीन विल बी अफेक्टेड अलॉट, राइट? सो देर आर सर्टेन सिनेरियोज वेर इन यू डू वॉन्ट टू नो द मीडियन वैल्यू, बिकॉज मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, सो मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दैट। सो वी समटाइम्स प्रेफर कि वो एक सेंट्रल मेजर हमें दे देगा। ठीक है, सो दिस इज मीडियन। अब इसके बाद तीसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं मोड। दैट इज प्रिटी सिंपल। मोड का मतलब क्या होता है? मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। कोई एक डेटा सेट है जिसमें सबसे ज्यादा बार आने वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास डेटा में एक ही मोड हो, कई बार हो सकता है 2 वैल्यूज हो जो सबसे मैक्सिमम टाइम आई हो।
तो डेटा के पास हो सकता है वन मोड, हो सकता है एक से ज्यादा मोड हो, या हो सकता है सारी ऑब्जर्वेशन सेम ही अमाउंट, सेम ही नंबर ऑफ टाइम आएंगी। तो इन दैट केस यू डोंट हैव एनी मोड एट ऑल। अगर डेटा में दो मोड्स हैं तो उसको बाई मॉडल डेटा बोलते हैं, ठीक है। इफ इट हैज मोर देन टू देन वी कॉल इट अ मल्टी मॉडल डेटा। सो दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी देयर। सो मोड इज नथिंग बट द वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये डेटा कंसिडर करूं, इसमें 46 टू टाइम्स आया है, 32 वन टाइम आया है, 42 वन टाइम आया है, 54 भी वन टाइम ही आया है, 46 टू टाइम्स आया है। सो इट हैज वन मोड विच इज 46, ठीक है। इन दिस केस टू इज द मोड। समटाइम्स हो सकता है यहाँ पे थ्री होता, तो यहाँ पे कोई मोड ही नहीं है, राइट। ऑल द वैल्यूज हैव कम इक्वल टाइम्स, राइट। सो दीज आर certain kind of situations that we can be in. Okay. All right. The next topic is percentile. Percentiles. So let's see what is the meaning of percentiles. All right. So let's try and understand the concept of percentiles. ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी कि जैसे कई बार एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो बताया जाता है कि आपकी इतनी परसेंटाइल आई है, या आपका 95 परसेंटाइल स्कोर है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो स्कोर है वो 95% है। परसेंट और परसेंटाइल दो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेपर है जिसमें 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। इफ somebody is saying 95% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब है कि उस इंसान का जो स्कोर है वो 95 मार्क्स है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाता है कि कोई एक बच्चा है जिसको 95 परसेंटाइल आई है, इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने पेपर दिया था, इस बच्चे का जो स्कोर है, इससे कम स्कोर रखने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 95%। कि मेरा जो स्कोर है, मेरे स्कोर से कम स्कोर जितने लोगों का है ना, वो कितने लोग हैं, 95%। अगर मैं हाईएस्ट स्कोरर हूं, अगर मैं इस पेपर में हाईएस्ट स्कोरर हूं और मान लो मेरा स्कोर है 60, लेकिन फिर भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तो मेरे से नीचे स्कोर रखने वाले कितने लोग हैं, सब कोई, मतलब 100%। सो आई एम ए 100 परसेंटाइलर, मतलब मेरे आई एम द टॉप स्कोरर, ठीक है। सो परसेंटाइल जो है एक टर्म है, इस तरीके से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सो परसेंटाइल बेसिकली आपको क्या बताती है, आपकी रिलेटिव पोजीशन इन द डेटा। तो अगर कोई भी बोलता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर परसेंटाइल है, तो इसका मतलब है उतने परसेंट ऑब्जर्वेशन उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, उस पॉइंट से कम है, और 100 माइनस P% जो है उससे बड़ी वैल्यूज है। सो बेसिकली अगर कोई बोलता है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, लेट्स से Pth परसेंटाइल, इसका मतलब क्या है कि P% ऑब्जर्वेशन टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट, to the left of this point, and 100 minus P% observations to the right of it। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स जो है, मैं बोलूं कि 60 मार्क्स 95th परसेंटाइल है, इस बात का मतलब क्या होगा कि 95% लोग ऐसे हैं जिनके 60 से कम नंबर आए हैं, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनके 60 से ऊपर नंबर आए हैं। सो 95% लोग ऐसे हैं जिनके 60 से कम नंबर आए हैं, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनके 60 से ऊपर नंबर आए हैं। ये इस बात का मतलब होता है, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, तो अ परसेंटाइल डिस्क्राइब्स द relative position, the relative uh, position of a value
position of a value in the data set. ठीक है, एंड रफली इसका मतलब क्या होता है? द pth परसेंटाइल, अगर pth परसेंटाइल बोला गया तो इसका मतलब क्या होता है? दैट pth percentile means the values below which the value below which p% of observations fall, कि वो वैल्यू जिससे कम p% ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड अबव विच कितनी वैल्यूज हैं, और ये सब टर्म बिलो विच अप्रोक्सीमेटली ये टर्म यूज हो रही है, अप्रोक्सीमेटली p परसेंटाइल मीन द वैल्यू, वो वैल्यू जिसके नीचे लगभग p% ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और जिसके ऊपर एंड अबव विच अप्रोक्सीमेटली 100 - p% ऑब्जर्वेशंस फॉर लाई। ठीक है, तो परसेंटाइल का बेसिक मतलब क्या है? कि कोई भी एक परसेंटाइल है, हो सकता है आप पूछोगे 10%, 10 परसेंटाइल क्या है, 20th परसेंटाइल क्या है, 30th परसेंटाइल क्या है, 50th परसेंटाइल क्या है, 75th परसेंटाइल क्या है, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो उस बात का मतलब क्या होगा कि सपोज अगर कोई इंसान पूछता है कि 75th परसेंटाइल क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि वो कौन सी डेटा में वैल्यू है, व्हाट वैल्यू इन द डेटा, व्हाट इज दैट वैल्यू जिससे छोटी वैल्यूज लगभग 75% है, और जिसके ऊपर वैल्यूज लगभग 25% है। वो वैल्यू जिससे नीचे लगभग 75% ऑफ द डेटा है, और वो वैल्यू जिससे ऊपर लगभग 25% ऑफ डेटा है। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 75th परसेंटाइल। तो जैसे हम लोग बोलते हैं अगर मेरा 99 परसेंटाइल स्कोर है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर, मेरा जो स्कोर है वो नंबर है जिससे कम स्कोर लेने वाले कितने लोग हैं, लगभग 99%, और मेरे से ऊपर स्कोर लेने वाले कितने लोग हैं, लगभग 1%। सो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन फिर बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं? ठीक है, सो सपोज we have n observation, suppose we have n observations, हमारे पास n observations हैं। ठीक है, एंड दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस है, मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। तो pth परसेंटाइल कैसे निकलेगा? द लोकेशन ऑफ pth परसेंटाइल कैसे निकलेगी? इज लोकेशन ऑफ pth परसेंटाइल, लोकेशन पूछ रहे हैं, अभी ये वैल्यू नहीं बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगी? p डिवाइडेड बाय 100 इंटू n+1। p जो परसेंटाइल आपको निकालनी है वो, उसको डिवाइड करोगे 100 से, उसको मल्टीप्लाई करोगे n+1 से, ये लोकेशन है। अब देखो, जब भी आप ये चीज कैलकुलेट करोगे, हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट LP इज एन इंटीजर, या फिर हो सकता है ये कैलकुलेशन करें और ये नंबर ना एक इंटीजर ना आए, बट बल्कि एक डेसिमल आ जाए।
LP is a decimal. अगर ये इंटीजर आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वैल्यू आ गई 5, तो इसका मतलब है कि जो मेरी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं, तो जो मेरी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है दैट इज माई पीएथ परसेंटाइल. सो इफ दिस नंबर कम्स आउट एज इंटीजर देन योर लाइफ इज सॉर्टेड. जो नंबर आए वो वाली पोजीशन की जो वैल्यू है वो आपकी परसेंटाइल है. लेकिन हो सकता है कि ये इंटीजर ना आए. अगर ये इंटीजर नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आया 10.4, मतलब इंटीजर तो नहीं है. तो इसका मतलब मेरे को 10th वैल्यू और 11th वैल्यू का यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट दिस. I will have to use interpolation between the surrounding observation. ठीक है. So what are you supposed to do? Let's see. If this comes out as an integer, आपको जो भी परसेंटाइल निकालनी हो, जो भी वो आपसे पूछें कि आपको एक्स वाई जेड वट एवर परसेंटाइल यू हैव टू कैलकुलेट, यू जस्ट कैलकुलेट दिस नंबर. Now there are two possibilities. This can be an integer, this may not be an integer. If this is an integer, जो भी वो इंटीजर है वो ही आपकी पोजीशन आ जाएगी. जैसे अगर ये आ गया 10, तो इसका मतलब जो भी आपका डेटा सेट है जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, उसमें जो 10th पोजीशन पे नंबर है दैट इज योर पीएथ परसेंटाइल. The other possibility is this number is a decimal, it's not an integer. I should actually write not an integer, is not an integer. अगर ये इंटीजर नहीं आया तो कुछ ना कुछ डेसिमल होगा, राइट? तो जो वैल्यू है उससे एक छोटी, मतलब उसका जो नेबरिंग इंटीजर है ऑन द लेफ्ट साइड और उसका नेबरिंग इंटीजर है ऑन द राइट साइड, मेरे को वो पिक करने और उनका यूज करके मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई एंड डू दिस प्रॉब्लम यूजिंग ए पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ठीक है. सो सपोज आई एम गिवन द फॉलोइंग डेटा, कि मेरे पास सैलरी का डेटा है, सैलरी डेटा फॉर लेट्स से 12 बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स. 12 बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए मेरे पास सैलरी का डेटा अवेलेबल है. ठीक है. और हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा दिया है. लेट्स से द डेटा इज 3710, 3755, 3850, देन 3880, देन अगेन 3800, then 38, actually it's not 00, this is 80, 3880, then 3890, then 3920, 3940, 3950, and hmm, 3950, and then 3950 के बाद है 4050, then 4130, then 4325. ठीक है. ये मेरे पास डेटा है. दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th ऑब्जर्वेशन. ये मेरे पास 12 डेटा पॉइंट्स हैं, 12 बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स हैं जिनकी सैलरी मुझे यहाँ पे दी हुई है. ठीक है. ये डेटा हो गया. ये डेटा इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि ये आगे जो कॉन्सेप्ट है क्वार्टाइल्स का उसमें भी हम लोग यूज करेंगे. सो दिस इज द एग्जांपल दैट विल बी फॉलोइंग ऑल अलोंग. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दिस वन सॉर्टेड. ओके. सो
ये पोजीशन हमने बता दी, हर एक ऑब्जर्वेशन की पोजीशन है, ठीक है। नाउ अब सपोज किसी ने बोला कि आपको ना 80th परसेंटाइल निकालनी है। 80th परसेंटाइल क्या होगी, ये सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 80th परसेंटाइल में पोजीशन क्या आएगी वो देखूंगी। सो आई विल फाइंड व्हाट इज L80। L80 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, आई यूज दिस फॉर्मूला, this particular formula. So my p value is 80. So this is 80 divided by 100 into n. N was 12. 12 plus 1. So this is 4 by 5 into 13. Correct है? ठीक है. So 4 by 5 into 13. And this is 252 divided by 5. So this is 10.4. ठीक है. तो L80 की जो वैल्यू है वो आ गई है 10.4। एक तो होता कि ये 10 आ जाता, एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर ये 10 आ जाता तो मेरी L80 की वैल्यू हो जाती 4050, मेरा 80th परसेंटाइल हो जाता 4050, बट अब ये वैल्यू आ गई है नॉट एन इंटीजर, राइट। सो इन दिस केस व्हाट आई विल बी यूजिंग इज माय 10th ऑब्जर्वेशन एंड माय 11th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10th ऑब्जर्वेशन एंड 11th ऑब्जर्वेशन। ये इसके लेफ्ट साइड में है 10 और इसके राइट साइड में है 11। ठीक है, अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपका जब आप देखो, इसके एक्चुअली बहुत तरीके होते हैं, बट सबसे सिंपल तरीका इसको याद करने का आपके पास क्या हो सकता है, वो हाउ डू यू कैलकुलेट L80 इन दिस केस। इट इज नथिंग बट जो आपकी छोटी वैल्यू है विच इज द 10th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन वैल्यू वो, ठीक है, प्लस जो भी आपका ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है विच इज 0.4 आया है ना यहाँ पे, इसको 10 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.4 आ रहा है, दैट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन 11th ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस 10th ऑब्जर्वेशन वैल्यू। This is basically the way you will have to calculate this percentile number. What you have to do is, ये कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपकी लोअर ऑब्जर्वेशन है विच इज 10th ऑब्जर्वेशन, देन ये जितना भी डेसिमल आ रहा है 10th वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आ रहा है वो, एंड देन द गैप बिटवीन दीज टू, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द परसेंटाइल। ठीक है, तो जैसे इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 10th ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरी क्या है, 4050, करेक्ट है, प्लस देन 0.4, then what I'll do is 11th observation is 4130, the difference between the 10th observation is this, तो ये कितना हो जाएगा 4050 plus 0.4 into the difference between these two 50 and 30 which is 80, तो ये कितना हो गया 4050 plus this is 32, करेक्ट है, तो this is 4082 L80। This is the 80th percentile. So please understand this is the way to do it. क्या करना है, जो भी नंबर आया है वो उसका लोअर नंबर प्लस वट एवर इज दिस डेसिमल पार्ट आफ्टर रिमूविंग दिस पार्ट, जो भी आया वो आप यहाँ पे लिख दोगे, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन द 11th ऑब्जर्वेशन एंड 10th ऑब्जर्वेशन। ये जैसे ही आपका नंबर बदलेगा, दिस यू विल कीप अपडेटिंग दिस फॉर्मूला, राइट। इस चीज को मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जैसे ना ये आइडियली एक्चुअली क्या है कि 10 नंबर है और 11 नंबर है। अब आपसे सिंपली जो सवाल पूछा जा रहा है ना वो पता है क्या है, कि मैं इसको कितना वेट दूं, इसको मान लो मैंने एक वेट दिया अल्फा, इसको मैंने वेट दिया 1 - अल्फा, तो मैं वो क्या अल्फा वेट्स दूं कि ये जो नंबर है इनका जो एवरेज है वो आ जाए 10.4।
If that is the question that I'm asking myself, what is the question that I'm asking myself? कि मैं इसको कितना वेट दूं, इसको कितना वेट दूं, सच दैट सम ऑफ वेट्स इज 1, एंड ताकि मेरा जो मीन है वो 10.4 आ जाए. करेक्ट है. वेटेड एवरेज अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? तो मैं बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? 10 टाइम्स अल्फा प्लस इसको वेट दिया 1 - अल्फा डिवाइडेड बाय 11, और सम ऑफ वेट्स क्या है? 1. ये नंबर कितना आना चाहिए? 10.4. तो जब आप ये देखते हो तो आपको क्या पता चलता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये 10.4 हो गया. You basically have to find the value of alpha. What is the value of alpha here? You can see that this is 11, and then this is minus alpha, and then this is 10.4. So what is alpha? Alpha is 0.6. तो बेसिकली 10.4 लाने के लिए आपको जो 10 नंबर है उसको 0.6 वेट देना पड़ेगा, इसको 0.4 वेट देना पड़ेगा, तब ये जाके 10.4 नंबर आएगा. और प्लीज नोट कि आप जब ये कैलकुलेट कर रहे हो ना, आप एक्चुअली यही कर रहे हो. कैसे? देखो, ये 10th ऑब्जर्वेशन है, ये 0.4 इंटू 10th ऑब्जर्वेशन है. तो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप एसेंशियली क्या कर रहे हो? 0.6 इंटू 10th ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी? प्लस 0.4 इंटू 11th ऑब्जर्वेशन. तो जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप 10th ऑब्जर्वेशन और 11th ऑब्जर्वेशन में इसको कितना वेटेज दूं, इसको कितना वेटेज दूं ताकि 10.4 आ जाए, वही करने का जो तरीका है शॉर्ट में वो ये है. तो क्विकली, बहुत ज्यादा अगर आपको इनडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाना है, सिंपली रिमेंबर वॉट एवर इज दिस number without the decimal comes out, you take that value, यू टेक द गैप बिटवीन द लोअर वैल्यू एंड द टॉप मोस्ट नेक्स्ट वैल्यू, उन दोनों के बीच का गैप, और ये जो नंबर आया है उसको बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन दैट्स इट. दैट्स हाउ यूल कैलकुलेट द परसेंटाइल. और अगर ये इंटीजर आ गया है तो वो जो, अगर मान लो ये इंटीजर वैल्यू 10 आ जाती है तो दिस इज माई परसेंटाइल वैल्यू. दैट्स इट, नथिंग एल्स, नो अदर प्रॉब्लम. राइट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी आस्क्स कि सपोज 50th परसेंटाइल निकालना है. सपोज समबडी आस्क कि 50th परसेंटाइल निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? L50 निकालेंगे. तो L50 क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू n+1 विच इज 12 + 1 विच इज 13. सो ये बेसिकली क्या हो गया? 13/2 विच इज व्हाट? ये हो गया 6.5. करेक्ट है. 6.5 का मतलब क्या है? कि मैं 6th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन का यूज करूंगी. राइट. 6th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन का यूज करूंगी. तो अब ये डेसिमल आ गया, तो मेरी L50 क्या होगी? 6th वैल्यू प्लस 0.5 इंटू 7th वैल्यू माइनस 6th वैल्यू. करेक्ट है. और ये जो है, इसको अगर मैं जरा सिंप्लीफाई करूं तो ये बेसिकली क्या हो जाता है? 0.5 इंटू 7th वैल्यू प्लस ये 0.5 इंटू 6th वैल्यू एंड 6th वैल्यू. सो 0.5 इंटू 6th वैल्यू हो जाएगा ना. कैन यू सी व्हाट दिस इज? 6th वैल्यू और 7th वैल्यू, और ये दोनों के नीचे डिवाइडेड बाय 1/2 1/2, तो ये बेसिकली क्या हो गया? एवरेज ऑफ 6th वैल्यू एंड 7th वैल्यू ना. एंड इजंट दिस व्हाट द मीडियन इज? मीडियन भी तो यही होता है. अगर मेरे पास 12 ऑब्जर्वेशंस हैं, 12 ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करते हैं? 5 वैल्यूज इधर, 5 वैल्यूज इधर. तो जो 6th और 7th वैल्यू उनका एवरेज ले लेते हैं और नॉर्मल एवरेज ले लेते हैं. तो जो 50th परसेंटाइल होता है वो बेसिकली क्या होता है? मीडियन. तो इन दिस केस व्हाट इज द मीडियन? 6th वैल्यू कितनी थी? 3890, 3890 प्लस 3920 डिवाइडेड बाय 2. दैट्स व्हाट यू हैव. करेक्ट. तो ये कितना हो जाएगा? 0 and then 1 and then 8 and then 7 divided by 2, and then you get 3905.
3905. So this is L50 also and this is basically median also. तो 50th परसेंटाइल जो होती है वो मीडियन होती है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. करेक्ट है. ओके. सो ये परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है. तो जो मर्जी परसेंटाइल आपसे पूछे यू कैन कैलकुलेट इट अकॉर्डिंगली. अब अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको बोलते हैं क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स क्या होती हैं एक बार वो समझ लेते हैं. क्वार्टाइल्स बहुत सिंपल है. क्वार्टाइल्स क्या होता है. क्वार्टाइल्स वो नंबर्स हैं जो आपके डेटा सेट को चार इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 25% ईच. सो क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है. दे डिवाइड द डेटा, entire data into four equal parts, each containing approximately 25% of the observation. करेक्ट है. अब देखो, कोई भी चीज 100% अगर है, ये 0% है और ये 100% है, कोई भी चीज 100% है, उसको आधा 50% पे करते हैं, उसका 1/4 हिस्सा 25% पे होता है, उसका 3/4 हिस्सा 75% पे होता है. जैसे ही अगर आपको ये नंबर मिल जाए तो ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है और ये चौथा हिस्सा है. ये पूरी 100% चार इक्वल हिस्सों में हो गई ना. तो अब इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं. ये मेरा डेटा का लोएस्ट पॉइंट है, ये डेटा का हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक है. ये वो नंबर है जिससे छोटी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 25%. उसी को मैं क्या बोलती हूँ, 25th परसेंटाइल. दिस इज 25th परसेंटाइल, जिसको हम लोग Q1 भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल. ठीक है. ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं Q2, विच इज 50th परसेंटाइल. We call it Q2, 50th percentile, and this is also called median. And then what is this? This is called Q3. This is called the third quartile. All right. Also 75th percentile. तो आप इसको ना इस तरीके से याद कर सकते हो. You can remember it like this. Remember it how? That quartiles basically क्या है, एक तरीका है जिससे आप अपने डेटा सेट को चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो. पहला हिस्सा जो Q1 है जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल. दूसरा हिस्सा जो है आइडियली उसको सेकंड क्वार्टाइल बोलना चाहिए, बट ये मीडियन के बराबर है, सो वी डोंट टिपिकली कॉल इट Q2. I mean, we don't say it second quartile, but we can say it, no problem with that also. 50th percentile होगा और ये median भी होगा. Q3 is the third quartile, which is the 75th percentile of the data. And then this is the topmost value, this is the bottommost value of the data. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो सेम प्रोसीजर जो हमारा ये वाला है वो यूज करेंगे. तो जो ऊपर सैलरी वाला डेटा सेट था उसके लिए हमने मीडियन की वैल्यू निकाल दी थी. दिस वाज दिस 3905. तो अगर मेरे को क्वार्टाइल्स निकालने हैं तो मेरे को ये और कैलकुलेट करना है. ये तो हो गया है, ठीक है. तो कैसे करेंगे, लेट्स सी. फर्स्ट क्वार्टाइल, या फिर बोलेंगे इसको Q1, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे 25th परसेंटाइल. ये कैसे निकलेगा. फॉर द अबव डेटा सेट ओनली लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट. सो L25 इज व्हाट. यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 100 होगा, इनटू N विच इज 12+1 होगा. 12+1 इज 13. ठीक है. अब 13 डिवाइडेड बाय 1/4 विच इज, ये कितना हो जाएगा, 3.25. ये नंबर आ जाएगा. अब मुझे पता है ये एक इंटीजर नहीं है, तो ये थर्ड और फोर्थ वैल्यू का यूज करके बनेगा. और L25 क्या होगा, थर्ड वैल्यू प्लस ये जो डेसिमल है वो विच इज 0.25 इंटू द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ वैल्यू माइनस द थर्ड वैल्यू. अब ये कैसे आएगा, थर्ड वैल्यू क्या थी, थर्ड वैल्यू वाज दिस
So these were the two numbers, right? These are the two numbers that we have. तो मुझे क्या करना है देखो, 3850, ओके, प्लस 0.25 इंटू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 30 यूनिट्स। तो ये कितना हो गया, 3850 प्लस 30 इंटू 0.25, ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। एंड देन यू विल ऐड दिस नंबर, so you will get 3857.5, this is L25। ये आपका 25th परसेंटाइल हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली आप क्या निकालोगे, थर्ड क्वार्टाइल you can calculate, also this is called 75th percentile, okay, also या Q3। अब ये कैसे निकलेगा, L75 निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12+1 विच इज 13, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 13। अब ये कितना हो जाएगा, 13/4 तो कैलकुलेट किया था 3.25, तो ये 3 इंटू 3.25 हो गया, तो ये रफली कितना हो जाएगा, 9.75। 9.75 इज व्हाट वी गेट। अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को नाइन्थ ऑब्जर्वेशन और 10th ऑब्जर्वेशन का यूज होगा। L75 इज नाइन्थ वैल्यू प्लस 0.75 इंटू डिफरेंस बिटवीन द 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू। अब ये क्या हो गया, नाइन्थ वैल्यू एंड 10th वैल्यू आई नीड, राइट। सो नाइन्थ और 10th वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये दो वैल्यूज हैं, करेक्ट है। तो ये वैल्यू आ गई नाइन्थ वैल्यू विच इज 3950 प्लस 3/4 इंटू इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 100। तो 3/4 ऑफ 100 कितना होता है, 75। तो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4025। तो ये आपका 75th परसेंटाइल हो गया। तो हमारा 25th परसेंटाइल भी पता है, 50th परसेंटाइल भी पता है, 75th परसेंटाइल भी पता है। हमारा सारा डेटा पूरा का पूरा सॉर्टेड है। अब देखो, अब आप ये सोचो, अब ना आप आराम से सारे डेटा को एक साथ देखना। ये डेटा है मेरा, करेक्ट। अब मुझे दो तीन चीजें और बताओ, जैसे कि मेरी L25, L50 एंड L75 विच इज Q1, Q2 और Q3 वो क्या थी, ये तो देखो 4025 था। L50 विच इज द मीडियन वो कितना था, 3905। और जो L25 है वो जो निकाला था वो कितना था, 3857.5। 3857.5, ये तीन चीजें थी। अब आप ये देखो कि ये नंबर्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, 3857.5, ये कहीं ना कहीं इट्स समवेयर हियर, राइट। ओके, जो भी जहां पे भी ये नंबर है L25 इनके बीच में है ना कहीं, ठीक है। ए 3905 ये नंबर कहाँ मिलेगा, 3920 आ गया, 39, तो मतलब ये वाला जो नंबर है ये इसके बीच में कहीं है, करेक्ट है। नाउ 4025, वेयर इज दिस 4025, इट्स समवेयर इन बिटवीन दीज टू, राइट। तो अब आप देखो जरा, क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये जो पूरा डेटा है, टोटल मेरी 12 ऑब्जर्वेशंस थी, करेक्ट। ये डेटा एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया और ये एक हिस्सा हो गया। मेरा पूरा डेटा चार हिस्सों में नहीं डिवाइड हो गया, ये मेरा 25% ऑफ डेटा हो गया। ये
ये भी मेरा 25% ऑफ डेटा हो गया। ये मेरा 25% ऑफ डेटा हो गया। और ये भी मेरा 25% ऑफ डेटा हो गया। करेक्ट है। तो क्वार्टाइल्स का काम क्या है? बहुत क्लियर तरीके से एक समरी दे देना। ये आपका मिनिमम पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट, और ये जो नंबर्स आते हैं आपके, ये आपके पूरे डेटा को अप्रोक्सीमेटली 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि कौन सा मेजर बेस्ट है, इतने मेजर्स हमने देख लिए। तो कोई सिंगल मेजर नहीं है जो बेस्ट है। आपको टिपिकली जब भी आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करते हो तो टिपिकली ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी चाहिए, जिससे एक ओवरऑल चीज़ समझ में आए कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। और ये बेसिकली क्वार्टाइल्स वुड ऑल्सो हेल्प, क्योंकि हो सकता है आपके डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज हों, एक्सट्रीम वैल्यूज ना हों। सो सिर्फ एक मेजर पे रिलाई करना वुड नॉट बी अ गुड थिंग। So you should try and portray all the measures whenever uh, thinking about the descriptive statistics. ठीक है। तो there is no one universal best way. It's best to use a measure depending on what kind of data you are working with। ठीक है। तो ये आपके अलग अलग measures of location थे। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, range, standard deviation, these kind of things we'll be doing along with some other discussions, right, like Chebyshev's inequality and Z score, these kind of topics. So that will be the last lecture for this unit, and then we'll be done with this unit. वो last lecture रहेगा, and then we'll move on to unit number 2, which is probability. Okay. So yeah, thank you. Take care.